आप सभी का स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर स्वागत है। सभी को राम राम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम के संप्रत्यय। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़े थे अधिगम का अर्थ, परिभाषा और अधिगम के प्रकारों के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के संप्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है विचार। प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है विचार। और संप्रत्यय क्या होते हैं? अधिगम के संप्रत्यय वे तत्व होते हैं जो सीखने संबंधी विचार या धारणाओं को जन्म देते हैं। सीखने संबंधी विचार या धारणाओं को जन्म देते हैं। सीखने संबंधी विचार या धारणाओं को जन्म देते हैं। जैसे आत्म संप्रत्यय, स्वयं के बारे में कोई विचार या धारणा हो। अभिवृत्ति, दूसरों के बारे में कोई धारणा हो। रुचि स्वयं की होती है। अभिरुचि किसी विशेष क्षेत्र में होती है। अवधान, ये ध्यान केंद्रित। और आदत, ये पूरे जो 6 तत्व हमने पढ़े हैं, ये 6 तत्व क्या हैं? ये तत्व आत्म संप्रत्यय से संबंधित है, प्रत्यय से संबंधित है। और आत्म संप्रत्यय क्या होता है? स्वयं के बारे में कोई धारणा बना लेना। ये शारीरिक और मानसिक दोनों पक्ष से होती है। कौन सी होती है? शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों से संबंधित होती है। ये अभिव्रत आत्म संप्रत्यय शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों से संबंधित होता है। स्वयं के बारे में धारणा होती है, जैसे मेरा कान छोटा क्यों है, मेरा हाथ छोटा क्यों है, इस प्रकार की होगी शारीरिक। मेरी लंबाई क्यों नहीं बढ़ी, मैं मोटा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हो गया, इस प्रकार। और मानसिक, जैसे मैं पागल हूँ, मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं प्रतिभाशाली हूँ, इस प्रकार की जो भी धारणाएं बनती है अपने अपने स्वयं के बारे में, वो है आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्म संप्रत्यय है शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं अभिवृत्ति की। अभिवृत्ति दूसरों के बारे में होती है। अभिवृत्ति होती है दूसरों के बारे में। जैसे आपका व्यवहार ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप अहिंसा के पुजारी क्यों हैं, आप किसी के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं होते, आप गुस्सा क्यों हो जाते हो, इस प्रकार की जो भी धारणाएं दूसरों के बारे में, कि वह तो चोर है, वह ईमानदार है, वह बेईमान है, इस प्रकार की जो भी धारणाएं हैं, वो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है। मनोवृत्ति को हम दृष्टिकोण भी कहते हैं। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति को हम दृष्टिकोण भी कहते हैं। दृष्टिकोण दूसरों के बारे में होता है। और रुचि, रुचि से तात्पर्य होता है कि जैसे मेरी रुचि किस में? मेरी रुचि खेलने में है, मेरी रुचि पढ़ने में है, मेरी रुचि लिखने में है, मेरी रुचि व्यंजनों का निर्माण करने में है, मेरी रुचि घूमने में है। इस प्रकार की जो होती है वो रुचि होती है। और अभिरुचि क्या होती है? अभिरुचि विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है। अभिरुचि होती है विशेष क्षेत्र से संबंधित। जैसे आप आपके अंदर सभी प्रकार की रुचि है। आप घर जाते हैं तो आपको खाना बनाना अच्छा लगता होगा, आपको खाना खाना अच्छा लगता होगा, आपको खेलना अच्छा लगता होगा, आपको पढ़ना अच्छा लगता होगा। लेकिन आप जैसे ही किसी ऑफिस में जाएंगे काम करने के लिए, तो आप डॉक्टर हैं या वकील हैं या इंजीनियर है, तो अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये अपने क्षेत्र में जो काम करने की है वो कहलाती है अभिरुचि। जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये मेरी पढ़ाने की मेरी क्या है? अभिरुचि है। पढ़ाना मेरी अभिरुचि है ना। उसी प्रकार से हो सकता है आपकी अभिरुचि चिकित्सा के क्षेत्र में है, आपकी अभिरुचि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है आपकी अभिरुचि? रुचि तो किसी में भी हो सकती है, चारों तरफ हो सकती है। जैसे खेलने में हो सकती है, खाने में हो सकती है, नाचने में हो सकती है ना। तो अभिरुचि। बात करें अपन अवधान, अवधान से तात्पर्य है ध्यान केंद्रित करना। जैसे बालक सबसे ज़्यादा कब सीखता है? जब वो ध्यान केंद्रित होगा तभी सीखेगा। यदि ध्यान केंद्रित नहीं है तो बालक नहीं सीख पाएगा। आदत, आदत क्या होती है? आदत का निर्माण हमारी व्यक्तिगत क्रियाओं के ऊपर आधारित होता है। जैसे हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, सुबह 5 बजे। अब सुबह 5 बजे आज हम अलार्म के माध्यम से उठे, कल भी अलार्म के माध्यम से उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम बिना अलार्म के भी उठ पाएंगे। तो ये हमारी आदत बन जाएगी। एक आदत ऐसी भी होती है, जैसे हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बैठे बैठे हम पैर हिला रहे हैं, बैठे बैठे हम नाखून चबा रहे हैं, बैठे बैठे हम कहीं कुछ पेन हाथ में तो कहीं भी कुछ भी लिख दिया। ये हमारी आदतें होती है। ये हमारी क्या होती है? आदतें होती है।
तो ये आदत, रुचि, अभिरुचि, अवधान, ये सभी क्या है? ये सभी संप्रत्यय हैं। तो आदत ये हमारी अपनी स्वयं की क्रियाओं पर आधारित है। आत्म प्रत्यय, आत्म प्रत्यय क्या है? देखिए, पढ़िए। आत्म प्रत्यय स्वयं के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक धारणा है। यह शारीरिक पक्ष से मानसिक पक्ष से संबंधित है। अभिवृत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में दृष्टिकोण है। रुचि किसी कार्य व्यवहार के प्रति होने वाला लगाव है। और मैकडूगल मैकडूगल के अनुसार क्या है रुचि? किसी वस्तु या क्रिया के प्रति आकर्षण को क्या कहा है? रुचि कहा है। किसने? मैकडूगल ने। जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। अभिरुचि किसी विशेष कार्य के प्रति रुचि को ही अभिरुचि कहते हैं। अभिरुचि 5 प्रकार की बताई गई है। अभिरुचि बताई गई है 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? यांत्रिक अभिरुचि, इंजीनियर, यांत्रिक अभिरुचि में आता है इंजीनियर। संवेदनात्मक अभिरुचि, डॉक्टर, पुलिस, वकील। डॉक्टर, पुलिस और वकील ये संवेदनात्मक अभिरुचि के अंतर्गत आते हैं। यांत्रिक अभिरुचि क्या होता है? जिनकी रुचि यंत्रों से संबंधित होती है, जैसे इंजीनियर का काम, मिस्त्री का काम। किसका काम? मिस्त्री का काम। ये सभी क्या है? यांत्रिक अभिरुचि है। संवेदनात्मक अभिरुचि जैसे दूसरों का दुख देख करके उनको दूर करने का प्रयास करना, जैसे डॉक्टर करता है, पुलिस भी करती है। पुलिस दूसरों के साथ सहानुभूति भी रखती है। ये बात अलग है कि कुछ केस में पुलिस का बर्ताव अलग होता है। वकील ये भी सहानुभूति वाला काम करते हैं। इनकी संवेदनात्मक अभिरुचि होती है, दूसरों के दुख को मिटाने की होती है। कलात्मक अभिरुचि जैसे चित्रकार है, मूर्तिकार है, संगीतकार है इत्यादि, ये कलात्मक अभिरुचि है। शैक्षणिक अभिरुचि क्या होती है? जैसे संगीत शिक्षक है, व्याख्याता है, पत्रकार है, इनकी शैक्षणिक अभिरुचि होती है, मतलब लिखने से संबंधित, पढ़ाने से संबंधित। सामाजिक अभिरुचि जैसे समाज सेवक है, समाज सुधारक है, मंत्री है, नेता है, इनकी सामाजिक अभिरुचि होती है। तो अभिरुचि 5 प्रकार की बताई गई है। आदत क्या होता है? आदत हमारा स्वभाव होती है। आदत क्या है? हमारा स्वभाव है, जो कि अर्जित होती है। यदि हम 8 बजे उठेंगे तो 8 बजे हमारा ये स्वभाव आदत हो जाएगी। इसी प्रकार से हम जो कोई काम करते हैं, जिस समय करते हैं, जिस विधि से करते हैं, वो हमारी आदत में आ जाता है। आगे हम बात करते हैं कि गेरेट के अनुसार आदत क्या है। गेरेट के अनुसार आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। यंत्रवत यानी मशीन की तरह हो जाता है, उसको हम आदत कहते हैं। अच्छी आदत और बुरी आदत, 2 प्रकार की आदत बताई है गेरेट ने आदत 2 प्रकार की बताई है, अच्छी और बुरी। यांत्रिक आदत क्या होती है? वे आदतें जो व्यवहार में यंत्र की तरह हो जाती है, उन्हें यांत्रिक आदत कहते हैं। जैसे अंधेरे में भोजन कर लेना, टाई बांधना, बिना देखे टाई बांध ली, बिना देखे बटन लगा लिए, जूतों के फीते बांध लिए बिना देखे ही, है ना। तो ये क्या है? यांत्रिक आदत है। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें जैसे शराब पीना, चाय पीना, बुरी लत होना, सिगरेट पीना, है ना। तो ये व्यसन है, जो बुरी आदतें हैं, वो शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदत होती है। नाड़ी तंत्र संबंधित आदतें जैसे नाखून काटना, पेन चबाना, घर बैठे बैठे हिलाना, क्या हिलाना? सिर हिलाना, और पैर हिलाना बैठे बैठे, और पैर पर पैर रख करके बैठना, ये नाड़ी तंत्र संबंधित आदतें होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूते के फीते बांधना, जूतों की लेस बांधना कौन सी आदत है? यांत्रिक आदत। बैठे बैठे पैर हिलाना कौन सी आदत है? नाड़ी तंत्र संबंधित आदत। और बुरी आदतें जैसे शराब पीना वगैरह कौन सी है? शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदत। भाषा संबंधित आदत जैसे शीघ्र बोलना, जैसे पंडित जी को हम पंडित जी बोल देते हैं, तो ये भाषा संबंधित हमारी आदत है, शीघ्र बोलना। उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण करना, गाली देना, स्लंग, तो ये सभी भाषा संबंधित आदतें हैं। नैतिक आदतें कौन सी है? जैसे आज्ञा पालन करना, और प्रणाम करना, ध्यान से सुनना, और कहना मानना, तो ये नैतिक आदत है। भावना संबंधित आदतें प्रेम, दया, सहयोग, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि।
विचार संबंधित आदतें, अच्छे विचार, बुरे विचार रखना, विचार संबंधित आदत। आदत के बारे में रायवर ने कहा है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? आदतों के निर्माण की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आदत की परिभाषा, कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के अनुसार आदत व्यक्ति का स्वभाव है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये वेलिंगटन की परिभाषा है। आदत व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रक्रिया है। आदत क्या है? व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया। अब बात करते हैं अवधान के बारे में। अवधान क्या है? ध्यान केंद्रित करने को ही अवधान बोलते हैं। यदि कार्य के प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक है तो ध्यान अधिक केंद्रित होगा। यदि हमारी रुचि अच्छी है, सही है, तो ध्यान भी ज़्यादा ही होगा। शांत वातावरण में ध्यान केंद्रित होता है। चिंतन सकारात्मक होना चाहिए। चिंतन कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। इसके बाद हम बात करते हैं कि कल के क्लास में हमने पढ़ लिया था रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया अधिगम सोपान की, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा था, लेकिन कुछ हम लिख नहीं पाए थे। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। संकेत अधिगम बालक संकेतों के साथ अनुकूलित हो जाता है। प्रारंभिक कक्षाओं में पाया जाता है। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। लाल सिग्नल देख करके वाहनों का रुकना, ये उदाहरण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया, जैसे यह थोर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। बालक संकेत के साथ बन जाता है, उसी बंधन के कारण क्या करता है? व्यवहार करता है। विद्यालय की घंटी बजते बालकों का विद्यालय की तरफ दौड़ना, ये इसके उदाहरण है। श्रृंखला अधिगम एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित। अधिगम में होने वाला व्यवहार एक निश्चित क्रम में होता है। वर्णमाला का सही क्रम, पहाड़े सीखना। देखिए, मैं इसे यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल की क्लास में पूरा समझा दिया। जिसे समझना है, जिसे पढ़ना है, वो कल की क्लास ज़रूर देखें। इससे पिछली क्लास अवश्य देखें। शाब्दिक अधिगम कल पढ़ लिया था, ये भी हमने। बालक द्वारा विषय वस्तु को स्मरण करते हुए व्यवहार करना, परीक्षा देना, ज्ञान का उपयोग करना शब्दों के रूप में। बहुविभेदन, बालक के सामने जब अनेक उद्दीपक होते हैं तो उनमें से किसी एक सही उद्दीपक की वह पहचान कर लेता है। यहाँ पर ये उद्दीपक है, इसे आप उद्दीपक पढ़ें। सही उद्दीपक की पहचान कर लेता है। सही उद्दीपक की वह क्या कर लेता है? पहचान कर लेता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किसी एक विकल्प का चयन करना बहुविभेदन है। प्रत्यय अधिगम, बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है, विचारों द्वारा नए निष्कर्ष पहुंचता है, जैसे मौलिक रचना करना, खोज करना। सिद्धांत अधिगम, किसी कार्य व्यवहार को प्रयोगों के माध्यम से प्रभावित कर लिए जाने के बाद उसके अनुसार व्यवहार करना। समस्या समाधान अधिगम, जिसमें तर्क चिंतन पाया जाता है। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का था, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ लिया है। यहाँ मैंने डिटेल लिख रखी है, आप इसे पढ़ लेना और नोट कर लेना। परिभाषाओं को देख लेते हैं। देखिए, पहली परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अंतरण कहलाता है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। कोलसनिक ने क्या कहा? पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता, कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अंतरण कहलाता है। अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम अंतरण है। पीटरसन, अधिगम अंतरण से अभिप्राय अनुभवों का विनियोग है। ये पीटरसन की परिभाषा। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने यहाँ नोट की है, आप इन्हें अपनी डायरी में नोट करें। समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत, जो कि थोर्नडाइक रूगर ने दिया था, मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया ये, कि जैसे गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान को पढ़ने में सहायक है, हिंदी संस्कृत को पढ़ने में सहायक है। सामान्यकरण का सिद्धांत, जो व्यवहार हमारे सामान्य व्यवहार में हो जाता है उसे हम कहीं भी लागू कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी के टीचर हैं, यहाँ पर अमेरिका जाकर हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, सामान्यकरण है। द्विकारक, मनुष्य की बुद्धि में 2 कारक पाए जाते हैं, एस व जी। एस होता है स्पेशल, जी होता है सामान्य। तो एस कारक स्पेशल कारक जी कारक में सहयोग करता है। आपने एस कारक से कोई सीखा तो जी कारक से आप सभी जगह प्रयोग कर सकते हैं सामान्य रूप से।
अभिरुचि, अभिरुचि किसी विशेष कार्य के प्रति रुचि को ही अभिरुचि कहते हैं। अभिरुचि 5 प्रकार की, ये अपन ने पढ़ लिया था इसमें। सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ लिया। अधिगम अंतरण के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, 3 प्रकार का अधिगम अंतरण है। ये कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज हम साथियों, आज की क्लास में हमने अधिगम के संप्रत्यय पढ़े। इन्हें डिटेल से पढ़ा दिया गया है। अब आप अपनी नोटबुक में इसे नोट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।